हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर 4 की बीए प्रोग्राम के जो एमआईएल हिंदी आपकी सब्जेक्ट है हिंदी ए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आप सभी के साथ यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आने के चांस 90% होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो हम दिखाते हैं, इससे पहले हम बता दें कि जो ये क्लासेस हमारी 5 होने जा रही है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, जो हम क्वेश्चन लेने वाले, जो आपका यूनिट सेकंड है, उसका जो चैप्टर आपका थर्ड है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ लेने वाले। इससे पहले क्लासेस 4 में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इसके बाद देखिए, क्लासेस 4 में ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो हमने कंप्लीट आपको करा चुके हैं। जो क्लासेस 5 में जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएंगे, और ये इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस है। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मैं हार गई कहानी का कथा सार या सार अपने स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको स्पष्ट करना है कि इसकी कहानी का ये कथा सार क्या है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आंसर आपको देखते हैं किस टाइप से लिखना होता है पेपर में। हार गई कहानी मन्नू भंडारी को प्रथम प्रकाशित कहानी है, जो स्वयं प्रथम कहानी का नाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत कहानी में आज के राजनेताओं का चरित्र स्पष्ट होता है। लेखिका अपनी कहानी में एक ऐसे राजनेता की सृष्टि करना चाहती है जो देशभक्त हो, वर्तमान को चुनौती को स्वीकार कर सके, और आज के राजनेताओं पर स्वार्थी भ्रष्टाचारी होने के जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हें झूठा सिद्ध कर सके। तो जो लेखिका है मन्नू भंडारी, वो इस कहानी के अकॉर्डिंग ये बताना चाह रही है कि जो राजनेता होते हैं ना, जैसे राजनीतिक में जो नेता लोग होते हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा गंदे लोग होते हैं, जो कि जनता की भलाई के लिए नहीं कार्य करते, अपने स्वार्थ के प्रति हमेशा कार्य करते हैं और जनता का दुरुपयोग करते हैं। तो ये लेखिका ये बताना चाहती थी कि एक ऐसे राजनेता की कल्पना करती है कि जो कि ये सभी को झूठा सिद्ध कर सके कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि राजनेता समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि उनका कहने का मकसद यही था कि उनके जो पिता थे ना, वो भी एक राजनेता थे। तो अगर किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है तो उनके पिता पर भी आएगा, जिससे उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। ऐसे चरित्र को रचने की चुनौती लेखिका को एक कवि सम्मेलन में सुनाई जाने वाली कविता से मिलती है। और ऐसा चरित्र जो रचने की कल्पना क्यों की लेखिका ने, क्योंकि एक कवि सम्मेलन में जो सुनाई जाती है कविता उनसे मिलती है। देखिए, जिसका शीर्षक था बेटे का भविष्य, उस कविता में, और जो कहानी का शीर्षक था बेटे का भविष्य, मतलब एक कहानी बताई जा रही है जो कि एक कविता में उन्होंने एक सम्मेलन में गई है वहां पर। उस कविता में एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है। इसके लिए वह उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रतीक गोटा को रखकर स्वयं छिपकर बेटे की प्रतिक्रिया नोट करता है। तो जो एक पिता है जो अपने बेटे के बारे में जानना चाहता है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, तो वो क्या कहता है, एक अभिनेत्री मतलब एक हीरोइन की फोटो रख देता है, शराब की बोतल रख देता है, और भी कुछ चीजें उसको रख के, और वहां पर वो छुप जाता है कि मेरा बेटा उसके साथ क्या क्या कार्य करता है, और वो देखता रहता है। ठीक है, बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर पसंद होता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है। फिर शराब की बोतल खोलकर 2 घूंट शराब पीता है और शराब पी लेता है, और फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गीता की प्रतीक बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। बेटे की इन हरकतों के आधार पर पिता को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा एक दिन अवश्य आजकल का नेता बनेगा। मतलब आजकल का नेता, मतलब समझ रहे हो कि जो अपने स्वार्थ के लिए नेता बनेगा। इस कविता को सुनकर दर्शकों की हंसी छूट जाती है। जो कविता सुनाई जा रही है सभी को हंसी आती है, और तालियों की गड़गड़ाहट से सभा कक्ष गूंजने लगता है। लेखिका नेताओं के प्रति किए गए इस व्यंजन को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पिता स्वयं भी एक राजनेता थे। उन्हें वह एक आदर्श नेता मानती थी। तो आपको पता चला उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में मानते थे उनके पिता भी। तो ये सुन के ये बातें, उनका दिमाग खराब हो चुका लेखिका का, और उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। इस कविता में उसे अपने पिता का अपमान प्रतीक होता है, कि मतलब कि जो राजनेता बनेंगे, मतलब उनके पिता पहले से ही राजनेता थे, कि सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं, उनको लगता है कि उनके पिता की बेइज्जती की जा रही है, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो अपनी कहानी में एक ऐसे नेता की रचना करने का
मतलब एक इस कहानी में एक ऐसे नेता की रचना करना चाहती है जिसके लिए वो एक कहते नहीं है कि प्रण लेती है कि जो सभी दोषों से मुक्त हो, मतलब एक अच्छे नेता की कल्पना करना चाहती है अभिनेत्री, मतलब जो मनु भंडारी है इसमें। ठीक है, इसका आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। लेखिका ने संकल्पना को पूरा करने के लिए बहुत तैयारी की, उनके महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन किया और उनके अभिगुणों का एक ही चरित्र में संयोजन का यत्न किया। उसके सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जो गरीबों अभावों में पले और बाद में आदर्श नेता बने। तो उसके लेखिका के सामने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनको ऐसे महापुरुषों की उनको तलाश थी जो कि आगे के दौर में गरीब परिवार से होंगे लेकिन आगे आने वाले में एक आदर्श नेता बन सकेंगे। इसलिए उसने अपने भावी आदर्श नेता का जन्म एक गरीब अभावग्रस्त परिवार में कराया। तो उसने जो एक कल्पना की ना कि एक आदर्श नेता कौन व्यक्ति बन सकता है, तो एक गरीब परिवार के बच्चे को, मतलब कि उन्होंने अपनी कल्पना को अकॉर्डिंग देखा कि गरीब परिवार का लड़का एक आदर्श नेता बनेगा। तो उसमें कुछ कहानी बताइए। देखिए, गरीबी और कठिनाई के बीच उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की, महान व्यक्तियों की जीवनियों और सारांश की क्रांतियों के विषय में पढ़ा। तो मतलब कि एक गरीब परिवार के बारे में लेखिका बताना चाह रही है कि वहाँ के लड़के की उसने अपने जीवन के बारे में पढ़ा, अपने जीवन के जो संसार होते हैं उनकी क्रांतियों के विषय में उसने जाना। अपने आसपास उसे जहाँ भी अत्याचार अनाचार दिखाई देता था उसका विरोध करने को सदा तैयार रहता, मतलब जहाँ भी अत्याचार होते थे उसका सभी का विरोध करता था वो लड़का, जो छवि लेखिका बना रही है। पर तभी उसके पिता का निधन हो गया, तो उसके पिता मर चुके थे। अब परिवार का निवारण करने का दायित्व उसके कंधों पर आ गया। जमींदार ने अपनी जमीन हड़प ली, माँ की आंखें की रोशनी चली गई, बहन को क्षण रोग हो गया, नौकरी कहीं नहीं मिली। ऐसे में मजबूरी करने के अतिरिक्त उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा। एक दिन उसे पता चला कि बहन के क्षण रोग के इलाज के लिए काफ़ी रुपए चाहिए। किसी ने उसकी सहायता नहीं की और एक दिन वो सारे आदर्श भूल कर चोरी की ओर प्रवृत्त हुआ। तो मतलब कि एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी माँ की जो आँख की रोशनी चली जाती है, बहन को एक बीमारी सी हो जाती है और जो जमींदार होते हैं उनकी ज़मीन छीन लेते, सारा भार उसके कंधों पर आ जाता है, उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। तो लास्ट में क्या करता है, वो चोरी का रास्ता अपना लेता है। ठीक है, लेखिका को अपने भावी नेता की इस परिणति से इतना धक्का लगा कि उसने अपनी सृष्टि के वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो लेखिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इससे ये हुआ कि जो लेखिका ने कल्पना कर रही थी उस अच्छे नेता की, तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे वहीं पर रोक दिया, उस कहानी को, उस लड़के की जीवन के बारे में। इसके आगे देखिए, आदर्श नेता की अपनी कल्पना को साकार करने के लिए लेखिका ने एक और प्रयास किया। तो लेखिका ने एक गरीब परिवार के अकॉर्डिंग तो उसका जो सपना होता है साकार नहीं हुआ, तो उसने वहाँ को रोक दिया। उसके बाद एक और किया क्या, तो सेकंड पॉइंट में एक अमीर व्यक्ति को उसने लिया है। तो देखिए, पहले निधनता उसके आदर्शों की राह में रोड़ा बनी, मतलब गरीबी उनके आदर्श में रोड़ा, मतलब उनके बीच में आ चुकी है। इसलिए इस बार इस नेता का जन्म एक धनिक परिवार में हुआ, मतलब एक धनिक परिवार के व्यक्ति को उन्होंने लिया अपनी कल्पना में, जहाँ अभाव हुए मनोनिराशा भी नहीं था। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में अच्छी से अच्छी शिक्षा उसे मिली। पूर्व के न्याय की भांति उसके मन में भी समाज के कुछ करने की चाह थी। यह सादगी में रहता था, गरीबी बच्चों को पढ़ाता और दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता था। पर धीरे धीरे आदर्शों का यह मोह टूटता गया। स्कूल की शिक्षा समाप्त करके कॉलेज में जाने उसके रंग ढंग दिखाई देने लगा। अब उसका अधिकांश समय और धन भोग विलास का व्यंज होने लगा। उसे अब ना किसी की सलाह की आवश्यकता रही और ना किसी नियंत्रण स्वीकार करने को वह तैयार था। उसके चरित्र में आए इन परिवर्तनों को देखकर लेखिका को निराशा को सीमा ना रही। उसने अपनी सृष्टि को फिर चिंदी चिंदी कर फेंक दिया। तो एक लेखिका ने इसके बाद सेकंड ऑप्शन में उसने ये किया कि एक अमीर व्यक्ति को चुना कि जो कि अच्छे घर से अच्छे परिवार से था। वो विद्यालय जाता था, स्कूल जाता था और सबकी सेवा करता था, अपने मन में हमेशा प्रेम की भावना रखता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, कॉलेज जाने लगा, तो भोग विलास होते हैं, जो नशे की चीज़ें, ये सब इतने करने लगा। अब इसको ये मतलब नहीं है, दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने में मस्त रहता था। तो इससे ये हुआ कि लेखिका का सपना टूट गया कि एक अमीर
अमीर व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता, अच्छा समाज के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अब लेखिका में इतनी हिम्मत नहीं बची कि एक बार फिर से अपनी कल्पना को साकार करने का यंत्र करे। उसे भी लगने लगा कि उस कवि की कविता का कोई उपयुक्त उत्तर देना संभव नहीं। मतलब उसे भी अब ये विश्वास हो गया कि जो कविता में बताई जा रही है कवि द्वारा, कि उसका कोई भी सही उत्तर हम नहीं दे सकते। मतलब जो भी वो बताया जा रहा है वो एकदम सत्य है कि आज की डेट में राजनेता ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लालची होते, स्वार्थी होते, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और दूसरों की बुराई करते रहते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसी का। तो देखिए, तो गाइस देख सकते हैं इसी का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद मूल संवेदना का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे प्रतिपाद पूछे, मूल संवेदना पूछे, तो यही आंसर लिखना है कि जो कि हम बताने जा रहे हैं दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनु भंडारी द्वारा रचित मैं हार गई नामक यह कहानी स्वतंत्र भारत के राजनेताओं के चरित्र को आधार बनाकर लिखी गई है। तो ये जो कहानी, ये जो स्वतंत्र नेता होते हैं जो राजनीतिक में, उनको आधार बनाकर उनके चरित्र के बारे में ये कहानी लिखी गई है कि वो आज के टाइम में वो राजनेता कैसे कार्य करते हैं अपने कर्तव्यों का। नेता शब्द की उत्पत्ति नी धातु में हुई है जिसका अर्थ है ले जाना। इस प्रकार नेता पर किसी समूह, संगठन अथवा देश का संचालन और उस पर अवशिष्ट लक्ष्य तक ले जाने का दायित्व होता है। मतलब कि एक नेता के ऊपर ये कर्तव्य होता है कि एक अच्छे दायित्व को अकॉर्डिंग उसे एक लक्ष्य तक प्राप्त किया जाए जनता को। संस्कृत के नाटक शास्त्र में धीरोदंत नायक की जो बात की गई है, यद्यपि यह नाटक और महाकाव्यों के संदर्भ में की गई है, क्योंकि उस नायक पर संपूर्ण रचना को लक्ष्य तक ले जाने का दायित्व होता है। पर किसी देश और समाज के न्याय के लिए यह भी गुण आवश्यक है। भारत के इतिहास का अवलोकन करें तो ना जाने कितने ही ऐसे नेताओं के नाम मिल जाएंगे जिन्हें अपनी सुख सुविधा, मान अपमान की चिंता किए बिना देश और समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो मतलब कि कुछ ऐसे भी हमारे समाज में अभी नेता के नाम मिल जाएंगे जो कि अपने जीवन की कल्पना किए बिना अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को भी वो दांव पर लगा दिए, अपने पूरा जीवन लगा दिए। जैसे कि कुछ राजनेताओं के यहाँ नाम लिखे गए, जैसे फर्स्ट नंबर पर महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाल तिलक है, गंगाधर, और जो जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि इनके नाम के संदर्भ में गिनाए जा सकते हैं। इन सभी का लक्ष्य है, इन सभी का जो लक्ष्य था देश की स्वतंत्रता, मतलब देश को आज़ादी दिलानी, देश की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ये ही लोग उस समय के आदर्श व्यक्ति थे और ये सबसे आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं उस समय के। परंतु स्वतंत्रता मिलते ही धन, पद और प्रतिष्ठा की होड़ इतनी बढ़ी कि सारी नैतिकता, नियम, मूल्य धरे के धरे रह गए। और जैसे ही सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उनके जो प्रतिष्ठा मिलने के बाद ये हुआ कि सभी को धन पाने की, जो पद पाने की लालसा होती है, जो लालच होती है, सब में इतना आ गया कि जो बाकी के जो भी सबके धरे के धरे रह गए नियम। इन सब को पाने के लिए राजनीति को साधन बनाया गया और राजनेताओं पर राष्ट्र के संचालन का दायित्व था कि वे अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि देश को तिलांजलि दे अपनी राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाए, अपनी तिजोरियां भरने में लग गए। उनके चेहरे पर आदर्शों के मुखौटे थे, मुख से जनता के हित की बात निकलती थी, किंतु जनहित से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। तो कुछ राजनेता उनके बाद ऐसा हुआ कि जो देश आज़ाद हो गया कि ऐसे नेता सामने आए कि जो अपने धन को, अपने तिजोरी को भरने में अपने स्वार्थ के प्रति अंधे हो चुके थे। अब उन्हें ना जो जनता से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन जो अपने मुंह से ना अच्छी अच्छी बातें निकालते थे जनता के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो बिजली का पानी देंगे, तो ये देंगे, सड़कें बना देंगे, लेकिन उनसे कोई भी उनको मतलब है ही नहीं। उनको बस अपने वोट से मतलब, अपने पैसे कमाने से, अपने तिजोरी भरने से मतलब होता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका के इसी राजनीतिक परिदृश्य को पाठक को सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कहानी के आरंभ में कवि की कविता में बेटे पहले अभिनेत्री का चित्र देखा पसंद होता है, फिर शराब के 2 घूंट लेता है और अंत में गंभीर मुद्रा में गो को बगल में दबाकर बाहर निकल जाता है। ये
प्रसंग पतिनात्मक है। तो मतलब कि जो कहानी में बताया जा रहा था कि एक आपको ऊपर इससे पहले हमने वो बेटे की कहानी बताई कि जो उसके पिता उसको देखना चाहते हैं वो भविष्य में मेरा बेटा कैसे बनेगा, तो वो शराब की बोतल पीता है, जो हीरोइन की फोटो देखते हैं उनको बगल में लेके बाहर निकल जाता है। तो यही सब बताया गया है। इसके आगे देखते हैं आपको इसमें क्या बताया जा रहा है। वे आज के राजनेताओं के दोहरे चरित्र को स्पष्ट करता है। अपनी गंभीरता और गीता जैसी धार्मिक पुस्तक जिस पर हाथ रखकर सच्चाई की कसमें खाई जाती है का सहारा उसे वो अपनी धनी को छुपाता है, और इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि यह माला तो आजकल का है। मतलब कि जो आपको पता है कि जो दोहरी राजनीतिक चलते हैं कि एक अच्छी ऊपर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ही बुरे होते हैं, और जो धर्म के नाम पर जो गीता पर हाथ तक के लोग कसम खाते कि जो भी मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, लेकिन सभी झूठ बोलते, अपने धन को छुपाने का प्रयास करते। स्वतंत्रता से पूर्व के जो नेता थे राजनीतिक के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वे समाज सुधार के क्षेत्र में उनके लिए जनित स्वैपरी था। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, इसलिए सभी सम्मान के पात्र थे। परंतु आजकल का नेता अपने दोहन के कारण, अपने विरोधी आचरण के कारण सम्मान का पात्र नहीं, तिरस्कार का पात्र है। राजनेताओं के इस आलसी चरित्र से सभी परिचित है, इसलिए सभा स्तर में बैठी जनता के बीच हंसी को साह दौड़ जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर बताइए कि जो स्वतंत्रता से पहले जो राजनेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, और भी जो भगत सिंह थे, वो सब सम्मान के पात्र रखते थे, वो सभी जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन जो आजकल के नेता ऐसा कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते। जब भी वो देखते हो कि आप सभी भाषण देते रहते राजनेता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जनता की जो हंसी निकलने लगती है कि इतना सारा लेक्चर दे रहे लेकिन ये करेंगे कुछ भी नहीं। तो इसके आगे देखते हैं। लेखिका ने वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के प्रति अपनी चिंता को निराशा व्यक्त की, इसलिए यह अपने दोनों आदर्शों नेताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के बाद तीसरी मूर्ति का निर्माण करने का साहस नहीं जुटा पाती है। तो देखो इसमें यहाँ पर ये पॉइंट बताया जा रहा है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो लेखिका है दो नए राजनेताओं के अपने कल्पना करती है कि एक तो गरीब परिवार से, एक अमीर परिवार से, कि ये दोनों अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन पहला जो गरीबी के कारण उसने अपने गलत रास्ते को चुन लिया, चोरी करने लगा था। और सेकंड में जो वो अमीर होने के बाद जब वो कॉलेज गए तो बुरी संगति में आने के कारण वो बुरा बन चुका था। तो उसके बाद उसने तीसरा कोई भी कल्पना नहीं की कि एक तीसरे ईमानदार नेता की कल्पना की जाए, तो वो नहीं किए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ऊपर पॉइंट है आपको। तो इसमें देखिए, तो इसमें लेखिका ये कहना चाहती है कि मैं हार चुकी हूँ, मैं अब नहीं कर सकते। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट है ऊपर वाली लाइन में, और अपने सारे अकोली लेकर बहुत ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरे रोम रोम महसूस कर रहा था कि कभी भरी सभा में शान के साथ जो नाहाल फटकार गया था उस पर इक्का को तो क्या मैं दुग्गी भी ना मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। कहानी के शीर्षक में यह भाव ध्वनित होता है, और जब तक राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलता, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलती, लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता, प्राथमिकता नहीं बदलती, यहाँ तक कि हार जीत में नहीं बदल सकती। मतलब कि जो हार जीत नहीं बदल, मतलब ये कह रही है कि जो लेखिका कहना चाह रही कि जो लोग उनकी सोच नहीं बदलेगी, राजनेता नहीं बदलेंगे, जो उनके बदलाव नहीं आएंगे, तो जब तक वो कोई भी एक अच्छे नेता की कल्पना नहीं कर सकती। सभी ऐसे होते, मतलबी होते, अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो कार्य करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसमें देखो इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही बताया जा रहा है कि लेखिका द्वारा कि जो कि एक अच्छे नेता की कल्पना लेखिका करना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको एक अच्छे नेता की कल्पना बेचारी वो कर नहीं पाती, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ के प्रति जागरूक रहते हैं जो राजनेता, और लेखिका को ये मानने को तैयार भी नहीं होती है कि जो सभी राजनेता अपने गलत कार्य करते, क्योंकि उनके जो पिताजी है वो भी एक राजनेता थे। उनसे ये लगता था कि उनके पिताजी का अपमान किया जा रहा है और वो एक अच्छे नेता के रूप में वो कार्य करते हैं, उनके पिताजी, उनका मानना ये था, तो इसीलिए उनको ये बुरा लगता था। लेकिन वो एंड में समझ चुकी है कि सभी एक जैसे ही होते हैं, तो इसीलिए इस कहानी का नाम ही रखा गया है कि मैं हार गई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।